एंड सर व्हाट शुड आई कॉल यू? काफ़ी लोग आपको आईटी मिनिस्टर बोलते हैं, देन काफ़ी लोग टेक से भी मिनिस्टर। अश्विनी भाई बोलो। ओके। देखिए, मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करने के लिए लगा है, मैं काम कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं सोचता। फंडा ये है कि आप अपनी लाइफ में जो काम करो उसको बेस्ट करो। और मैं मानता हूँ कि माय फैमिली, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन दोनों ने मतलब तीनों ने बहुत ही सेक्रीफाइस किया है इस। इवन पीएम मोदी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि डीप फेक्स, कि कैसे डीप फेक्स जनरेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी क्वेश्चन हैं जिनका आप जवाब नहीं देना चाहते किसी इंटरव्यूज में, बट आई कैन क्रिएट वीडियो ऑफ योर्स आंसरिंग दैट क्वेश्चंस। सो बिल्कुल ऐसा है, ऐसा होता है। और आप ऐसा मत करना, दिक्कत होगी आपको भी और दूसरों को भी। ये देश आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक नया मिजाज है, एक नया कॉन्फिडेंस है। sir, when can we expect that type of money in R&D so that our engineers also can do that type of innovation? देखो, जब सामने परीक्षा की घड़ी आती है तब इंसान को क्या भाग जाना चाहिए? Can we have more routes through Bangladesh to make Northeast more accessible? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है। टेक्निकल बैकग्राउंड टू IAS, उस टाइम पे वी वर मोर इनटू सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर्स, तो IAS के लिए आपने क्यों ऑप्ट किया? IAS हो या पॉलिटिक्स हो, ये सब चीज़ें ऐसी है जिससे कि आप लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हो, एक स्थायी परिवर्तन ला सकते हो। एंड सर ऑल्सो आई वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हम लोग कल वंदे भारत से आए फ्रॉम कानपुर टू दिल्ली। सर आपको जाके IIT कानपुर से हायर करनी चाहिए लोग। इवन प्लेसमेंट्स आर गोइंग ऑन। मैं तो सभी IITians को बोलता हूँ कि अपना कुछ न कुछ समय ज़रूर सोसाइटी के लिए दें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड पे। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, श्री अश्विनी वैष्णव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रेलवेज, अबाउट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज एंड अबाउट हिज जर्नी। तो सर, हाउ इज़ द फीलिंग दैट योर अल्मा मैटर इज़ बैक टू यू? अच्छा लगता है IIT कानपुर की कोई भी बात, कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, अच्छा लगता है। यस सर, यू शुड कम बैक टू IIT कानपुर। मैं बहुत जल्दी आऊँगा। मैंने डिसाइड किया है कि जिस दिन वहाँ पे रेलवे वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो फाटक वाला बिल्कुल एंटर होती है जो प्रॉब्लम है ना। सर स्टिल रिमेंबर दैट? अरे क्या बात करते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही मैं आऊँगा। इसके लिए एक अच्छा प्लान भी बना है। पूरे कानपुर शहर में काफ़ी सारा इस तरह की प्रॉब्लम है। उस एरिया को पूरे रेलवे ट्रैक को एलिवेट कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वो सॉल्व जैसे ही सैंक्शन होगा उसके बाद में आऊँगा। सर अभी तो वी हैव अ मेट्रो आउटसाइड IIT कानपुर। हाँ बिल्कुल, एंड वो भी कानपुर सेंट्रल तक, फ्रॉम IIT कानपुर टू कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल स्टेशन भी बहुत वर्ल्ड क्लास बन रहा है। जी सर, बहुत बढ़िया। सो सर, यू आर ऑलवेज अ टेक एंथुसियास्ट फ्रॉम योर कॉलेज टाइम? हाँ, मेरा शुरू से थोड़ा टेक्निकल टाइप का ओरिएंटेशन है। कॉलेज के टाइम में कई सारी चीज़ें बना के पहला नेटवर्क प्रिंटर बनाया था। फिर IIT कानपुर में काम करते हुए साउंड को इंटीग्रेट किया था डेटाबेस में। वो पहली बार हुआ था, इन्वेंशन था। एंड सर आई ऑल्सो सॉ इन योर रिसेंट इंटरव्यू दैट द अनाउंसमेंट सिस्टम इन इंडियन रेलवेज वाज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। यस सर, एग्जैक्टली। So sir, you are always a bright student. In your college you were a gold medalist, then IIT Kanpur, then IAS, then MBA, then entrepreneurship. So sir, is still something left or? देखो, सेवा करने के भाव के साथ काम करते रहना चाहिए, उसी भावना के साथ काम करते रहना। सर बट आई थिंक एवरीथिंग वाज सीक्वेंस्ड, मतलब सब कुछ ऐसे होता गया कि जो भी अपनी स्किल्स एंड आपने जो चीज़ें गेन की अपनी डिग्रीज के थ्रू, अपने काम के थ्रू, यू आर यूजिंग एवरीथिंग टुडे इन योर पॉलिटिकल जर्नी। मोदी जी ने बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी है, प्रधानमंत्री जी ने, तो धन्यवाद देता हूँ। और डेफिनेटली लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं काम में आता है। तो सर, टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ योर ट्रांजिशंस, एक तो स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड टू IAS, उस टाइम पे वी वर मोर इनटू सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर्स, तो IAS के लिए आपने क्यों ऑप्ट किया? IAS हो या पॉलिटिक्स हो, ये सब चीज़ें ऐसी है जिससे कि आप लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हो, एक स्थायी परिवर्तन ला सकते हो। पब्लिक सर्विस एक प्लेटफॉर्म देता है आपको जिससे कि आप लोगों के जीवन में एक सुधार ला सकते हो, उनके जीने के तरीके को सुधार सकते हो। आज चाहे रेलवे हो, IT हो, टेलीकॉम हो, कुछ भी हो, तो इन सब में एक पॉजिटिव चेंज लाने का प्लेटफॉर्म है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कुछ बनने की मत सोचो, कुछ करने की सोचो, तो ये करने का प्लेटफॉर्म मिलता है इससे। एंड सर, इन योर टेन्योर एज IAS यू वर ऑल्सो प्राइवेट सेक्रेटरी टू अटल जी। आई पर्सनली कनेक्ट मोर टू हिज पोएट्रीज। मतलब अटल जी द पॉलिटिशियन, मैंने उनका काम इतना नहीं देखा, बट उनकी पोएट्रीज एंड स्पीचेस लेजिट फायर। सो टेल अस मोर अबाउट हिम। वो एक अलग समय था, अलग तरह की राजनीति थी, अलग तरह की इकोनॉमी थी, अलग तरह के पूरा सोसाइटी भी तब से अब में बहुत चेंज हुई है।
उस सोसाइटी के हिसाब से अटल जी ने एक अटल जी थे बहुत बड़े एक नेता, और जिन्होंने देश को एक अलग लेवल पे लेके गए। आज अलग सोसाइटी है, आज अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो आज जो अपने पास डिसाइसिव लीडरशिप है वो एक अलग ही देश को एक, आप देखो अटल जी छोड़ के गए थे 11वीं रैंक पे भारत की इकॉनमी को, और 10 साल की यूपीए सरकार के दौरान कोई चेंज नहीं आया। 11th की थी, 11th पे ही रही 10 साल में। मोदी जी ने आके 11th से 5th रैंक पे लेके आ गए, और आने वाली 3rd टर्म में 3rd रैंक पे लेके आएंगे। बहुत बड़ा अचीवमेंट है मोदी जी का। Sir, you have worked closely with Modi ji also and Atal ji also. Sir, what is the similarities and differences in both of them? दोनों अलग अलग समय के हिसाब से बहुत अलग। देखो वो समय अलग था, आज भारत का एक आत्मविश्वास है, बहुत अलग चीज़ है। दुनिया में भारत की एक अलग पहचान है, और मोदी जी ने जिस लेवल से लिया और जिस लेवल पे आज लेके आए और जिस लेवल पे ले जाने का एक संकल्प है, वो अपने आप में एक अनूठी बात है। Sir, continuing to your work and your ministries, we will take one by one. So, talking about railways, I still remember जब गांधी जी इंडिया आए थे तो he traveled the whole nation in railways, and आज भी we can find all India in railways. जहाँ पे sir, how do you feel being in charge of one thing that connects the whole nation? रेलवे अपने आप में देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, और ये जो सर्विस है, ये सर्विस देश के लिए एक प्रैक्टिकल कहने के लिए हम कुछ भी इसको कहें, लेकिन वाकई लाइफलाइन है, वाकई लाइफलाइन। आज भी 700 करोड़ लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं साल में। 1600 मिलियन टन कार्गो रेलवे से ट्रांसपोर्ट होता है। स्टेशंस हो, वर्कशॉप्स हो, प्रोडक्शन यूनिट्स हो, एक पूरा एक ऐसा मजबूत एक इकोसिस्टम है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रेंथ है, और ये टेक्निकल स्ट्रेंथ भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। इस स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना, लोगों की सेवा बेटर करना, नई टेक्नोलॉजीज़ लाना जिससे कि लोग ट्रैवल करें और भी अच्छे तरीके से ट्रैवल कर पाए, बहुत सारे विषय हैं जो रेलवे से जुड़े हुए हैं। और रेलवे बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये हाईली टेक्निकल सिस्टम है। ये अन्य मंत्रालय में जिसमें पॉलिसी होती है, रेलवे में पॉलिसी तो अपनी जगह है, लेकिन ऑपरेटिंग मिनिस्ट्री है, तो ऑपरेशंस पे बहुत फोकस रहता है। तो कई सारे चैलेंजेस हैं, और मोदी जी ने तो रेलवे को अपने फोकस में रखा शुरू से, डे 1 से। तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, मोमेंटम बना है, बेस एक बहुत स्ट्रांग बना है। तो आगामी जो 5 वर्ष होंगे उसमें रेलवे में एक अलग तरह का आप स्वरूप देखेंगे। ये 10 साल का जो मोमेंटम बना है, इस मोमेंटम से रेलवे में बहुत कुछ नई चीज़ें दिखी। सर, इकोनॉमी वाइज भी रेलवे इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मल्टीप्लायर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर रेलवे में आप 1 रुपये डालोगे तो 3 से 4 रुपये बन के निकलेंगे। बिल्कुल, तो ये बात सही है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें मल्टीप्लायर हायर होता है, जो सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें मल्टीप्लायर लोअर होता है। और रेलवे सबसे कॉम्प्लेक्स है, रेलवे और पोर्ट ये दोनों सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड सर ऑल्सो आई वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हम लोग कल वंदे भारत से आए फ्रॉम कानपुर टू दिल्ली। अच्छी लगी। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट रेलवेज फॉर द हाइजीन एंड द रेलवे ऑथराइज्ड फूड। द क्वालिटी एंड प्राइस पॉइंट वाज गुड, बट ऑल टू आवर सर्विंग एक्सपीरियंस इन ट्रेन वाज नॉट सो गुड। हम लोग डेटा मतलब IIT कानपुर में 250 Mbps 300 Mbps पे हम लोग चलाते थे। चलती गाड़ी होती है। हाँ, तो सर व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट वाईफाई इन ट्रेन्स? नहीं, ट्रेन्स में वाईफाई का इतना फंडा नहीं। और कनेक्टिविटी अब तो देखो 5G इतना पहुंच गया है देश भर में कि अब 5G सर्विसेज ही और बढ़ती जाए। दैट इज़ द राइट अप्रोच। Okay, so sir, I think other than this, railways is one of the ministry जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा resignations देखे हैं, because even I still also remember when the Odisha accident happened in your tenure, I was. देखो ऐसा है कि ऑफिसर्स अपना काम करते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्निकल स्ट्रेंथ है। अगर कुछ लोगों ने कुछ टाइम में जो स्टेप्स लिए वो तो लेने चाहिए। I was reading Twitter on that day, and when I saw you working on the ground, so everyone was asking for your resignation, and you were working on the ground, so that was truly appreciable. And how do you deal with such moments? देखो, जब सामने परीक्षा की घड़ी आती है तब इंसान को क्या भाग जाना चाहिए? भागना नहीं चाहिए। परीक्षा को फेस करना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, और अपनी जितनी भी ताकत है, जितनी भी क्षमता है, और जितनी ह्यूमिलिटी के साथ, जितना संवेदना के साथ आप काम कर सको वैसा करना चाहिए। लाइफ में परीक्षाएं तो बहुत बार आएंगी, परीक्षाओं से भागना मतलब कोई सामने प्रॉब्लम है उससे भागना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, फेस करना चाहिए। Sir, there is one question from our IRTS friend. He was asking,
Sir, in northeast area, can we have more routes through Bangladesh to make northeast more accessible? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है और उसमें अच्छी मेहनत भी चल रही है। अभी ऑलरेडी 5 जगह पे बांग्लादेश के साथ कनेक्शन करने का ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हो गए और काम भी चल रहा है उसमें। और अभी तो एक रिसेंटली त्रिपुरा के साथ जो जुड़ा हुआ खोरा त्रिपुरा वाली जो लाइन बनी है, उस लाइन का तो बहुत अच्छा प्रभाव भी दिख रहा है ज़मीन पे। तो बांग्लादेश के साथ अपनी एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, जिसके कारण भारत और बांग्लादेश मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं और अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। Sir, which global railway system you believe that India can take inspiration from? You recently went to Japan also a few time back, and they have done something in railways which they can be proud of. So डेफिनेटली देखो, आपको जहाँ से भी अच्छी चीज़ सीखने को मिले सीखनी चाहिए। लाइफ में एक ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ जीना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो रियलिटी होती है, हम आज मान लो यहाँ पर है, यहाँ से हमें जाना यहाँ पर है, हमको अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। किसी भी जगह से कोई भी चीज़ कॉपी करके नहीं होती काम। अपने को कोई ना कोई मतलब अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी सच्चाइयों के हिसाब से, अपनी रियलिटीज़ के हिसाब से वी मस्ट मेक आवर ओन, डिसाइड आवर ओन पाथ। लेकिन उसमें हमेशा ओपन माइंड के साथ काम करना चाहिए। जहाँ से जो अच्छी चीज़ सीखने को मिले वो सीखनी चाहिए। and sir, recently जब बिल गेट्स इंडिया आए थे तो आई सो योर इंटरेक्शन विद हिम। सो यू वर आप अपने दिखा रहे थे द चेनाब ब्रिज जो एफिल टावर से भी ऊंचा है, एंड यू आर ऑल्सो सेड दैट व्हेन नेक्स्ट टाइम यू आर कमिंग टू इंडिया यू आर गोइंग टू सी बुलेट ट्रेन। सो टेल अस अबाउट बोथ द चेनाब ब्रिज एंड द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। चेनाब ब्रिज बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का मार्वल है। इसमें आप देखो, हाईली सिज्मिक जोन है, वैली इफेक्ट के कारण बहुत ज़्यादा विंड स्पीड आती है। उन सब चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए ब्रिज का जो डिज़ाइन किया गया है, दैट डिज़ाइन इटसेल्फ इज़ यूनिक। अच्छा, बहुत चौड़ी वैली है और बहुत डीप है, तो वहाँ से आप पियर्स लेके ऊपर तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए आर्च वाला डिज़ाइन लिया गया है और सक्सेसफुल है। टचवुड, बहुत अच्छा इस पर काम हुआ है एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स विच मेक अस दैट गिव अस दैट कॉन्फिडेंस कि देश में कोई भी बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। वैसे ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भी है। बुलेट ट्रेन भी अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। जैसे ही स्पीड्स 100 से ऊपर पहुंचती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। हम कहते हैं ना, एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ mv स्क्वायर। यस सर। तो वेलोसिटी के स्क्वायर से बढ़ती है, यानी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है एक तरीके से। तो सारी फैक्टर्स, डिज़ाइन के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो एकदम चेंज हो जाते हैं। एनीथिंग बियॉन्ड 200 kmph बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को लेके बहुत ही अच्छी डिज़ाइन का, बहुत ही अच्छे कंस्ट्रक्शन के मेथड से बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। ऑलरेडी 284 किलोमीटर्स के आसपास कंस्ट्रक्शन हो गया है और फर्स्ट अंडर सी टनल बन रही है। वो भी अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। अंडर सी टनल, समुद्र से भी नीचे गहरी, तो इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। लेकिन ये देश आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक नया मिजाज है, एक नया कॉन्फिडेंस है, एक नया काम करने की एक इच्छा शक्ति है। तो ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल होगा। सर, इट इज़ ऑल मेक इन इंडिया। बुलेट ट्रेन में जापान के साथ हमारा कोलैबोरेशन है और टेक्नोलॉजी में उनसे हम सीख रहे हैं, क्योंकि देखो बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे है। इसकी वर्किंग स्पीड 320 kmph रहेगी। आप सोचो, जब गाड़ी चलाते हो 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का कितनी डिफिकल्ट हो जाता है उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना। तो ऐसे में हमें सीखना चाहिए। तो उसमें जापान के साथ सीख रहे हैं मिलकर। लेकिन साथ ही साथ इसमें कई ऐसे नए अनुभव हुए। कंस्ट्रक्शन के दौरान उपयोग में आने वाली कई सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल दोज लार्ज क्रेन्स दैट यू सी, दे आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। वेरी कॉम्प्लेक्स मोल्ड जो 40 मीटर्स का एक गर्डर एक बार में करता है कास्ट, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है और उसका एक्सपोर्ट होने लग गया ऑलरेडी। तो वी आर वेरी एजाइल एज अ सोसाइटी, वी आर वेरी एजाइल एंड वी कैन लर्न रैपिडली एंड अडैप्ट एंड देन वी कैन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग. That's the lesson out of this. Okay, sir. Sir, quickly moving on to electronics and IT. A few days back, I was interacting with Ajay Chaudhary ji. So we were discussing about the semiconductor mission of India, and he was telling me about the opportunities and potential of India. And sir, he was also telling कि हम काफ़ी टाइम से करना चाह रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे. Even
रॉ मटेरियल इतना महंगा नहीं होता, बट प्लांट्स काफ़ी महंगे होते हैं. सो सर, हाउ यू मेड इट हैपन? ये अजय जी ने सही कहा. 1962 1962 से इसका प्रयास चल रहा था और बीच में बहुत सारे अच्छे प्रयास हुए, लेकिन नीति और नियत ये दोनों चीज़ें सही हो तभी काम होता है. मोदी जी में स्पष्टता है, क्लियर फोकस है, और उनकी नीति, उनकी नियत, उनका फोकस भविष्य पे और देश की फाउंडेशन को बनाने पे एकदम क्लियर है, इसलिए संभव है. एंड सर, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन? अभी काम कैसा चल रहा है उनका? काम बहुत तेज चल रहा है. चारों प्लांट्स के ऊपर काम चल रहा है. माइक्रोन का प्लांट तो कंस्ट्रक्शन में बहुत ही आगे बढ़ चुका है ऑलरेडी. उसमें भी देखो, जून 23 में अप्रूवल और सितंबर 23 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना. ये जो तीनों प्लांट्स अभी अप्रूव हुए, फरवरी 19 क्या फरवरी में अप्रूवल और मार्च में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट. ये रिकॉर्ड बन रहे हैं. सर, इसमें गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुटिंग 50% ऑफ द मनी. बिल्कुल. देखो, बहुत ही दुनिया भर में आज जितने भी देश हैं इसको जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक एंगल से सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर है तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया. बिना सेमीकंडक्टर के आप कुछ भी आज मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते. तो सारी दुनिया मेजर इन्वेस्टमेंट्स लगा रही. कुछ देशों में नाम नहीं लूँगा, $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर. Okay, sir. Recently, I also saw that NVIDIA, the founder, CEO of NVIDIA, also shown us the chip that consists of 208 billion transistors, and he claimed that it is the most powerful AI chip. So, sir, when can we expect that type of money in R&D so that our engineers also can do that type of innovation? Actually, आपको जान के बहुत खुशी होगी that most of the complex chips that are available anywhere in the world, most of them are designed in India. Our design tech centers, GCCs, what we call, most of these design centers are really advanced if you go and visit them. And now what we have done is to democratize and to give more opportunities to our students. 104 universities mein, we have made available most of the complex and expensive tools. So these tools are now available in practically 104 universities. So students can actually do hands-on programming, actually play out, okay, if I design a chip in this way, what would be the case, right? So when they are ready, when they come out of the college, BTech, MTech, PhD, they will be most sought after candidates in the semiconductor industry. सर, बिल्कुल से हमारे पास बेस्ट इंजीनियर्स हैं. इफ़ वी कैन मेक चंद्रयान, वी कैन मेक एनीथिंग. Absolutely. So, sir, we were also discussing that India has been a service country from so many years. Now there is a need that हम product nation बने. So we do make in India. So, sir, there is a opportunity in India. So tell us about the future technologies and about your vision. That what technologies you want. बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे टू डे हमारे उपयोग में आती है, वो सारी चीज़ें, प्लस जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ है, प्लस ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जिसमें सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है. उन सब के ऊपर देश को काम करना है. मोदी जी ने एकदम स्पष्ट कहा है, पीएम साहब ने बहुत ही क्लियर तरीके से मैंडेट किया है कि हमको प्रोडक्ट नेशन की तरफ जाना है. और मेक इन इंडिया में जो सक्सेस अब तक की हुई है, उस सक्सेस के ऊपर बिल्डअप करना है आने वाले टर्म में. आने वाले 5 वर्षों में ये अब की फाउंडेशन है, जो अभी तक की फाउंडेशन, इसको एक और अलग नए लेवल पे लेके जाना है. प्रोडक्ट नेशन में कई चीज़ों में नाम अभी लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पीरियड है, लेकिन प्रोडक्ट नेशन में करीब 100 के आसपास चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं जिसमें बड़ा काम किया जाए. And sir, now people are saying that we don't need that much of programmers because AI is taking the job of programming. So what do you think about that? देखो, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते. जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोग इसी तरह से बात करते थे. ऑटोमोबाइल आया था जब, तब भी ऐसी बातें होती थी. आज AI आया है तो टेक्नोलॉजी का मार्च, टेक्नोलॉजी जब आती है तब सोसाइटी को उसके साथ हार्मोनाइज्ड वे में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. So, but still AI is also far too dangerous also. Even PM Modi also talked about कि deep fakes, कि कैसे deep fakes generate हो रहे हैं. For example, काफ़ी questions हैं जिनका आप जवाब नहीं देना चाहते किसी इंटरव्यूज में. But I can create video of yours answering that questions. So बिल्कुल ऐसा होता है, और आप ऐसा मत करना, दिक्कत होगी आपको भी और दूसरों को भी. ऐसा होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए. डीप फेक से बचना चाहिए, या किसी भी तरह के फेक से बचना चाहिए, किसी भी तरह के फेक न्यूज़ से, किसी भी तरह के. देखो, सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है. उस टूल का उपयोग हम अच्छे काम के लिए करें, अच्छे प्रयोग के लिए करें, फ्रीडम स्पीच के लिए करें. उसका दुरुपयोग न करें, उसको मिसयूज़ न करें. वैसे ही AI एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, बड़ा टूल है, उसका मिसयूज़ ना हो, उसका गलत उपयोग ना हो.
सर टेक्नोलॉजी इज रनिंग ऑन अ फास्ट पेस. पहले टेक्नोलॉजी आती, देन हम लोग लॉज बनाते, देन हम लोग रेस्ट्रिक्शंस लगाते. सो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. नहीं, इसीलिए तो पूरा कंप्लीट डिजिटल फ्रेमवर्क बना रहे हैं. ऐसा फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिससे कि टेक्नोलॉजी और लीगल रेगुलेटरी सेटअप दोनों साथ साथ में होता रहे. Sir, we have talked enough about a lot of things about your work, and I personally think sometimes that you are a politician, but you are not that much into public appearances. You talk about your work and all, not that much into politics. देखिए, मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करने के लिए लगाया, मैं काम कर रहा हूँ. इससे ज़्यादा मैं नहीं सोचता. सर ऑल्सो टेल अस अबाउट 6G. में हमने सुना कि 6G पे भी काफ़ी काम चल रहा है अभी. 6G टेक्नोलॉजी अभी नेसेंट है, अभी डेवलप हो रही है. किस तरह से टेक्नोलॉजी का शेप होगा, वो सब चीज़ें अभी डिस्कशन स्टेज पे. देखो, करीब करीब 5 से 7 साल का एक पीरियड होता है जिसमें एक नई जनरेशन आती है. तो अभी 5G चल रही है और 6G के लिए सोचा जा रहा है. करीब तो इंडस्ट्री का ऐसा मानना है कि 2029 या 2030 में 6G का पहला प्रोटोटाइप आना चाहिए. सो अपने देश में जितना टैलेंट है, उस टैलेंट के चलते हमें 5G में आज हम दुनिया के समकक्ष खड़े हुए हैं और अब हमें 6G में लीड लेने का सोचना चाहिए. इसी के लिए देश भर में करीब 100 यूनिवर्सिटीज़ में 5G लैब्स ओपन की गई. 6G के टेस्ट बेड ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए ताकि नई टेक्नोलॉजी आए तो उसको टेस्ट तो करें. टेस्ट करने के लिए को तो फैसिलिटी चाहिए. तो बहुत आगे का सोच के, बहुत एडवांस सोच के आगे काम करें. Sir, also I want to talk about politics as a career. Some people say that politics is one of the hardest job क्योंकि यहाँ पे you have to be present at 10 different places, you have to give 10 interviews like that, and also many more things. So tell us about politics as a career. देखो, अल्टीमेटली आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो सारा उस पर डिपेंड करता है. आप अगर एक इन्वेंटर बनना चाहते हो, इन्वेंटर बनना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए. अच्छा लॉयर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहिए. अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, अच्छा टीचर बनना चाहते हो, जो बनना चाहो अच्छा करो. फंडा ये है कि आप अपनी लाइफ में जो काम करो उसको बेस्ट करो, उसको उसमें पूरी शिद्दत के साथ, पूरा मन के साथ, पूरा एकदम एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ उसमें काम करो. पॉलिटिक्स को लोग डिफ़िकल्ट मानते हैं, पर मैं मानता हूँ कि अगर सेवा भाव से कोई काम करने चाहे, पॉलिटिक्स से बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है जिसमें आप दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं. अगर देश में एक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, एक मजबूत देश बनाना है तो उसमें पॉलिटिक्स में आप जैसे यंग नौजवानों को आना चाहिए और जुड़ना चाहिए. अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में भी नहीं आए तो भी कम से कम पॉलिटिकल एक्टिविटी यानी सोशल सर्विस, यानी आपके काम से रिलेटेड जो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हो उसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए. सर आपको जाके IIT कानपुर से हायर करनी चाहिए लोग. इवन प्लेसमेंट्स आर गोइंग ऑन. मैं तो सभी IITians को बोलता हूँ कि अपना कुछ न कुछ समय ज़रूर सोसाइटी के लिए दें. सर they have merit, they have management skills and many people want to serve also. So you should. अच्छा बताओ, अभी कितने हॉस्टल है अपने IIT में? सर 14 हो गए. यस सर. वेरी गुड. हॉस्टल पहले से बेटर है? हाँ सर, अभी पहले से बेटर है. थोड़ा सा क्रंच है, मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है IITs में, बट अभी 14 हॉस्टल्स है. आपके टाइम पे कितने थे? हमारे टाइम में 5 थे, 5+1 टोटल 6 हॉस्टल्स थे. हैम क्लब चल रहा है. यस सर. टू IIT के चल रहा है. सर आप थे हैम क्लब में? हाँ, करीब हम ही लोगों के टाइम में इस्टेब्लिश किया था. हम लोगों ने, मैं दिल्ली आया था यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में इसका लाइसेंस वगैरह सब लेने के लिए. तो अभी मैं आने के ज्वाइन करने के बाद मैं सबसे पहले उसी का रिफॉर्म किया कि कैसे आसानी से लोगों को हैम क्लब का लाइसेंस मिल सके. सर आई वुड लव टू नो मोर स्टोरीज अबाउट IIT कानपुर, फ्रॉम IIT कानपुर. बड़ा मज़ा आता था. इनफैक्ट जो अपना कंप्यूटर सेंटर था तब तो बहुत पुराने, काफ़ी टाइम हो गया. सर ने परम यूज़ किया है? नहीं, परम यूज़ नहीं किया. तो तब कंप्यूटर सेंटर बड़ा होता था और कंप्यूटर्स भी बड़े, जो मेरे ख्याल से तब डेक के DEC के डिजिटल उसके आए थे कंप्यूटर्स. और फिर बाद में छोटे कंप्यूटर्स और बड़े इसके मोटरोला के चिप के बेस्ड नए कंप्यूटर्स आने लगे थे. तो खूब अच्छा मज़ा आता था. मैं तो लैब नहीं सोता. अब मैं क्या था, सभी लोग बात तो ऐसा ही रहता है, कल्चर अपना काम करने का ऐसे ही. सब कल्चरल वाली चीज़ों में थे, मतलब अदर देन वर्क व्हाट यू लव टू डू, अब म्यूजिक, मूवीज एंड ऑल? मुझे थोड़ा सोचने का और वॉक करने का शौक है. म्यूज़िक का भी सुनता हूँ, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ. पहले खेलता भी था लेकिन अब तो वो सब छूट गया. फॉर एग्जाम्पल आई एम ए स्टूडेंट, सो व्हाट शुड आई डू टू परस्यू पॉलिटिक्स एज अ करियर? नहीं, सोसाइटी में अपने आसपास जो कुछ भी देखते हो उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाओ, उस पर सोचना चाहिए. छोटी से छोटी इम्प्रूवमेंट भी बड़ा होता है.
आप मान लो अपने, आप कहाँ रहते हो? सर अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान, राइट। तो अजमेर राजस्थान में जहाँ पे रहते हो उसके आसपास के एरिया में भी एक छोटा सा चेंज अगर आप ला सकते हो तो बड़ी बात होती है। इंसान को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। वैसा किया तो अपने आप में लाइफ में एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस लगता है। एंड सर देयर इज अ थिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस, सो इज इट देयर? देखो, जब ज़िंदगी में बड़े उद्देश्य लेके चलते हो तो बहुत सारे दूसरे प्रिंसिपल्स जो ऑर्डिनरी मतलब एक जो आप नॉर्मल तरीके से सोचते हो उसको कई सारे प्रिंसिपल्स आपके लागू नहीं हो पाते। आपको अपने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं बड़े काम। सर आई हैव सीन वन वीडियो ऑफ योर्स जब आप घर गए थे। और मैं मानता हूँ कि माय फैमिली, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन तीनों ने बहुत ही सेक्रीफाइस किया है इस पोजीशन पे लाने के लिए, इस तरीके से काम कर पाने के लिए। सर मैंने आपकी वीडियो भी देखी यूट्यूब पे, जब आप रेलवे मिनिस्टर बने थे देन आप 8 महीने बाद जब गए थे घर पे। काम का रहता है कि शुरू में आपको काफ़ी फोर्स के अच्छा इस्टेब्लिश भी करना होता है। So sir, on the ending note, I would love if you can share some of your advices for youth and students. मैं ये कहूँगा कि ओपन माइंड रखें, कोलैबोरेटिव अप्रोच में बहुत ध्यान रखें, और स्पेशली आईटीएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि हमें सोसाइटी के बारे में अवेयर रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ पर कौन से ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जिनको हम मदद कर सकते हैं, इन द सेंस कि इनको ऊपर लाने के लिए क्या किया जाए, सोसाइटी का टेक्नोलॉजी का सोसाइटी में उपयोग कैसे होगा, इन सब चीज़ों पे भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। कई बार हम अपने टेक्नोलॉजी फोकस्ड जब हो जाते हैं तो वो चीज़ें छूट सी जाती, नेचुरल है, स्वाभाविक है, लेकिन उसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से जुड़े रहें, पहला ये। दूसरा, बहुत ओपन माइंड होना चाहिए इंसान को। हमेशा नए चैलेंजेस आएंगे, कोई चीज़ स्थायी नहीं रहती है, तो नए चैलेंजेस को फेस करना है तो ओपन माइंड बहुत काम आता है। थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहनी चाहिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करो उस पर अगर फोकस करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ही रहेगी, सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। ऐसा मेरा मानना है कि ये 2-3 बातें हैं जो मेरी ज़िंदगी में काम आई, तो इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। सर थोड़ा सा रिस्क टेकिंग ऑल्सो, पीपल नाउ डेज आर लुकिंग फॉर स्टेबल लाइफ, बट आपकी जो अनकन्वेंशनल जर्नी रही है, रिस्क तो लेनी चाहिए, बिना रिस्क के लाइफ के। So that's all for today. Thank you so much, sir, for coming and sharing your learnings and insights. Thank you so much. चलो, थैंक यू।